नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास रॉय स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल एडुटेक प्लस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस कंप्लीट नोट्स का वीडियो लेकर आया हूं। इस हैंड रिटन नोट्स को मैंने खुद तैयार किया है और मुझे भी केवल अपने नोट्स को पढ़कर बिना किसी कोचिंग क्लास के 30 में से 27 मार्क्स आए हैं। अब बारी है आप लोगों की। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मुझे यकीन है एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट ईवीएस में 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं और 15 नंबर के क्लास 3, 4 और 5 के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं और भी वीडियो इससे रिलेटेड लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के हैंड रिटेन नोट्स की ज़रूरत है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने एनसीएफ के अनुसार क्लास 3, 4 और 5 के लिए ईवीएस के थीम्स जो हैं, कंटेंट्स जो हैं वो 6 हैं। पहला फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा वाटर, पांचवा ट्रेवल और छठा है थिंग वी मेक एंड डू। और इसमें जो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, इसके अंतर्गत सब कंटेंट आते हैं। इसमें है रिलेशनशिप, दूसरा है वर्क एंड प्ले, तीसरा है एनिमल और चौथा है प्लांट्स। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 4 के ईवीएस नोट्स की ओर। इससे पहले आप क्लास 4 के जो कंटेंट्स हैं उसको ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। ये सब कंटेंट्स हैं। चलो चलें स्कूल, कान कान में, नंदू हाथी, अमृता की कहानी, अनीता की मधुमक्खियाँ, ओमना का सफ़र, खिड़की से नानी के घर तक, बदलते परिवार, हू तू तू, फुलवारी, कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुंदर तक, बसवा का खेत, मंडी से घर तक, चूँ चूँ करती आई चिड़ियाँ, नंदिता मुंबई से, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, जरों का जाल, मिलकर खाएं। फिर देखिए खाना खिलाना, दुनिया मेरे घर में, पोचम पल्ली, दूर देश की बात, चटपटी पहेलियाँ, फैजी वहीदा, कोशिश हुई कामयाब। इस तरह से 27 कंटेंट्स हैं क्लास 4 के। अब इसके सार संग्रह पर चलते हैं। चलो चलें स्कूल, पहला चैप्टर। इससे देखिए क्या क्या फैक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, वहाँ स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके जाना पड़ता है। यानी स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे, इसके बारे में दिया गया है। तो असम के बारे में है कि असम में बारिश होने के कारण बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करना पड़ता है जाने के लिए। फिर देखिए आगे क्या है। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए, लद्दाख में स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। ट्रॉली जो लकड़ी से बना हुआ झूला होता है उसकी मदद से नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। फिर आगे केरल में, केरल के कुछ भागों में पानी पार करने के लिए बच्चे वल्लम, वल्लम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वल्लम जो है ये लकड़ी की छोटी नाव होती है जो केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए उपयोग करते हैं। राजस्थान, राजस्थान जो कि रेतीली इलाका है तो वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए देखिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। फिर गांव तथा मैदानी इलाके, यानी जिस तरह के इलाके में हम लोग रहते हैं तो गांव और मैदानी इलाका ये कि नॉर्मल जगह होता है, यहाँ पर बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर गुजरात, गुजरात में जुगाड़ गाड़ी चलती है। गुजरात में जो बच्चे स्कूल जाते हैं जुगाड़ गाड़ी से जाते हैं। यह आगे से मोटर बाइक की तरह और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। और आगे जानवर चैप्टर से है कि अलग अलग जानवरों में कान अलग अलग तरह के होते हैं। यानी जानवरों के जो कान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जिसे जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, जानवर के कान अगर बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके भी कान होते हैं। जैसे उदाहरण है पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ।
ये सब ऐसे जानवर हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उसके कान होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। बहुत सारे जानवर हैं जैसे गाय, कुत्ता, ये सब पर जो होते हैं बाल होने के कारण इनके खाल पर जो होते हैं डिजाइन होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, बाहर जिन जानवर का कान दिखता है उनके शरीर पर बाल होते हैं और ये बच्चे देते हैं। फिर इसके अपोजिट फिर आगे देखते हैं। आगे है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। यानी कि कान अगर बाहर नहीं दिखता है जानवर का तो आप समझिए कि उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। फिर बाघ के बारे में है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आप जानते हैं। दुनिया में इसकी संख्या घटती जा रही है और हमारे देश में भी इसकी संख्या बहुत घटती जा रही है। फिर आगे हाथी के बारे में। हाथी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इस बार 2019 दिसंबर के सीटेट एग्ज़ाम में भी आया है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाता है। और देखिए कान क्यों हिलाता है? तो कान हिला करके उसे हवा लगता है। कान हिला करके हवा लेता है। हाथी झुंड में रहते हैं। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। यानी कि जो बुजुर्ग हथिनियाँ होती है, बुजुर्ग हथिनी, ये पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, सबको जो कमांड करती है वैसे ही इनके ग्रुप के सभी हाथी करते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और इसके बाद वे अकेले ही रहा करते हैं। हथिनी सब दिन के लिए अपने ग्रुप के साथ रहती है, लेकिन हाथी जो होता है वह 14-15 साल तक के लिए ही झुंड में रहता है, फिर उसके बाद वो अकेला हो जाता है। फिर है कि हाथी जो है ये परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए हाथी के बारे में यहीं तक था। फिर राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव है। जोधपुर के पास खेजरली गांव है और यहाँ के लोग को बिश्नोई कहते हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव है, यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। फिर आगे देखते हैं। खेजरली के पास ये बिश्नोई लोग जो राजस्थान में रहते हैं, बिश्नोई लोग, ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यानी कि ये पेड़ और जानवरों का हित चाहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में होते हुए भी आज भी यह इलाका हरा भरा है क्योंकि उसकी सुरक्षा की जाती है बिश्नोई लोगों के द्वारा। चलिए अब आगे खेजरी के बारे में बात करते हैं। और क्या है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक प्रकार का पेड़ है खेजरी। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। और फिर इस पेड़ की जो खेजरी पेड़ है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खा जाते हैं। तो बहुत फ़ायदा है इस खेजरी पेड़ से। और देखिए एक चैप्टर है अनीता कुशवाहा, क्लास 4th में ही है। उससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, जिसको गर्ल स्टार भी कहते हैं, ये है। चमकता सितारा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब लड़कियां जो होती है
स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी है, जो बहुत बहुत ज़्यादा एज में स्कूल में प्रवेश ली है और फिर अपनी ज़िंदगी को बदलने का काम किया है। तो वैसे साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी होती है ये गर्ल स्टार, जिन्होंने स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी है। आगे का टॉपिक है मधुमक्खी पालन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक एक प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम किया जाता है। मधुमक्खियों को शहद पालने के लिए पाला जाता है। फिर देखिए कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यानी मधुमक्खी जो अंडे देते हैं उनके लिए जो उचित समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय यही अच्छा माना जाता है, यानी कौन सा, अक्टूबर और दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही उचित समय है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, यानी मधुमक्खी को लुभाने के लिए लीची का फूल होता है और लीची का जो फूल होता है वो फरवरी में खिलना शुरू होते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है और इसका काम है अंडे देना। रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। नर मक्खी जब नर मक्खी का कोई खास काम नहीं होता है और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ठीक है, और काम करना क्या होता है इसमें, तो देखिए दिन भर क्या काम करना पड़ता है कि दिन भर जो है ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, तभी इनमें से शहद निकल सकता है। जब एक मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। जब किसी मक्खी को अगर रस मिल जाता है, फूलों का रस मिल जाता है, तो वो एक विशेष प्रकार का नाच करती है। इससे क्या होता है, दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि ये रस कहाँ से आता है। फिर दूसरी मक्खी जो होते हैं वो भी चल पड़ते हैं रस लाने के लिए। और छत्ता बनाने का काम और बच्चे को पालन करने का काम भी इन्हीं का होता है। मतलब जो काम करने वाले होते हैं, जो रस लाने का काम करते हैं, वही छत्ता भी बनाते हैं और बच्चों को पालन करने का भी काम यही करते हैं। फिर आगे है नर मक्खी के बारे में। नर मक्खी जो होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अधिकतर काम जो होते हैं वो काम करने वाले मक्खियाँ करते हैं और रानी मक्खियाँ करते हैं। फिर मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। ये भी एक साथ झुंड में रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। मधुमक्खी में जैसे रानी मक्खी होते हैं, नर मक्खी होते हैं, उसी तरह चींटियों में भी होता है। तो रानी चींटियाँ, जैसे रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, उसी तरह से रानी चींटियाँ है। तो ये अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ इसमें होती है। देखिए, सिपाही चींटियाँ जो होती है ये भोजन ढूंढ कर बील तक लाती है और बील का ध्यान रखती है, इसलिए इसको सिपाही चींटियाँ कहा गया है। अब दीमक और ततैये के बारे में है। ये भी एक इसी तरह से मक्खी की तरह के एक छोटे से जीव हैं। दीमक और ततैये ये भी इसी तरह से ग्रुप में रहते हैं, जैसे मक्खी रहते हैं, मधुमक्खी रहते हैं। तो इस तरह से मधुमक्खी, मक्खी, दीमक, ततैये के बारे में आप ज़रूर जान लें। आगे देखते हैं कुछ जगह के बारे में। आगे है गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। गुजरात राज्य के ये तीनों शहर हैं। क्या नाम है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, ध्यान में रखें इसे। फिर देखिए कि कोझिकोड ये केरल राज्य में है और मडगांव ये गोवा राज्य में है। गोवा राज्य का एक जगह है मडगांव, याद रखें, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर देखिए गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। इसे कई बार मैंने क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है। 92 सुरंग और 2000 पुल, कहाँ से कहाँ तक जाने में, गोवा से केरल तक जाने में और रेल के रास्ते में। फिर मलयालम के बारे में है।
मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, यानी माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे वलियम्मा कहा जाता है। और फिर देखिए अमुम्मा, अमुम्मा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, माँ की माँ यानी नानी को कहा जाता है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी, फेरी क्या है, एक प्रकार का छोटा सा नाव है, इसी से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करते हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को स्कूल भेजने में मदद की जाती है। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, लोग का ऐसा समूह होता है जो विशेष कैंप लगाते हैं, और जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है उसकी शादी अगर हो भी जाती है तो उसको स्कूल भेजने का काम इस कैंप का होता है। बहुत ही उम्दा काम है। आगे जो है ये खेल के बारे में है। देखिए कबड्डी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि चेडू गुडू बड़ा ही विचित्र नाम है। चेडू गुडू, हु तू हा डूडू, छू किट, ये कबड्डी खेल के ही नाम है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं कबड्डी को। फिर देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत ही प्रख्यात नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो वजन उठाने का काम करते हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। वे एक बार में 130 केजी तक का वजन उठा लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 केजी का वजन उठा लेती है। इससे प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको एक भी बात अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बात को ध्यान से जानें, जितने भी बात हैं सबको ध्यानपूर्वक पढ़ें लिखें। 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का काम करने लगी थी, और ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये 12 वर्ष की जब थी उसी समय से ये वजन उठाने का काम करने लगी थी। फिर देखिए आगे, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीती है। और फिर देखिए आगे मुंबई की 3 बहन के बारे में है, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा ये 3 बहनें हैं, और ये तीनों मुंबई में रहने वाली है। ये कबड्डी खेलती थी और सिखाती थी। तो ये कुछ खेल के बारे में थे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड के बारे में देखिए कौन सा बताया है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तराखंड में फूल ही फूल जहाँ होते हैं जिस जगह पर, इसे फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, और ये है मधुबनी पेंटिंग जो हमारे राज्य बिहार का है। तो मधुबनी पेंटिंग यह एक प्रकार का चित्रकला है। यह बहुत ही पुरानी कला है। मधुबनी पेंटिंग यह हमारी संस्कृति है। यह चित्रकला पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाया जाता है, और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें इस बात को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। इसे लिख करके याद करें तो और बेहतर होगा। तो इस रंग को बनाने के लिए, मधुबनी पेंटिंग में जो रंग होता है, इस रंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग ये सब मिलाए जाते हैं। और फिर देखिए कि ये जो मधुबनी पेंटिंग होते हैं इसमें जो चित्र बनते हैं, इस चित्र में क्या क्या होते हैं। इस चित्र में, मधुबनी पेंटिंग के चित्र में इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ तथा अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। फिर देखिए अब कुछ जगह के सब्जी के बारे में है। खाने वाले जो होते हैं, किस किस चीज़ को सब्जी के रूप में बनाया जाता है उसको देखिए। उत्तर प्रदेश में कचनार,
कचनार ये इस पेड़ का जो होता है जो फूल उसकी सब्जी बनाई जाती है। बहुत सारे पेड़ हैं जिसके फूल की सब्जी बनती है, उसी तरह से कचनार है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। बहुत केरल के अलावे भी बहुत जगह है जहाँ पर केले के फूल की सब्जी बनती है। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। फूलों से दवाइयाँ, रंग, गुलदावरी, जीनिया ये गुलदावरी और जीनिया जो है ये फूल का नाम है। इससे इत्र बनाए जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कन्नौज। यह इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर क्या होता है कि फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये सब श्रृंगार प्रसाधन के ये सब चीज़ हैं। इसमें क्या है कि इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। अब देखिए खरपतवार के बारे में क्या है कि कुछ पौधे खेत में बिना बोए ही फसल के साथ उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार बिना बोए ही जो उग जाते हैं फसल के साथ वो खरपतवार कहलाते हैं। इसे निकालना ज़रूरी होता है। अगर इसे नहीं निकाला जाता है तो खाद पानी जो है के जगह खाद पानी जब उसमें दिया जाएगा तो खरपतवार ही उसका जगह ले लेगा और क्या होगा कि फसल कम हो जाएगा। इसलिए खरपतवार को हटाना ज़रूरी है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ दोबारा बोलने का जिससे आपको याद ही हो जाए। देखिए इलीगे एक प्रकार का उपकरण है। इसकी मदद से प्याज के पौधे को अलग किया जाता है। कलचीरी, अब बहुत सारे पक्षियों के बारे में आप सुनेंगे। देखिए कलचीरी का दूसरा नाम इंडियन रॉबिन भी है। कलचीरी जिसको इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, ये घास का घोंसला बनाती है। पक्षियों के घोंसले के बारे में एक चैप्टर है क्लास 4th में और इससे प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो ये घास का घोंसला बनाती है कलचरी पक्षी, जिसमें पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई जैसी नर्म चीज़ों का उपयोग करती है। फिर दूसरे के बारे में चलते हैं, दूसरी पक्षी के बारे में। ये पक्षी है कौवा। कौवा जो होता है ये कौवा के घोंसले में जो होता है वो लोहे का तार होता है, लकड़ी की शाखाएं ये सब भी जो है पाई जाती है। कोयल बहुत ही मीठा गाती है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कोयल जो होती है ये कौवे जो घोंसला बनाते हैं उसी में ये अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी दोनों के अंडे को सेने का काम इसी का है, कौवे का ही। अब फाख्ता पक्षी के बारे में देखते हैं कि फाख्ता पक्षी जो होता है ये कैक्टस जो कि एक कांटे वाला एक पौधा है। तो फाख्ता पक्षी भी क्या होता है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। आगे गौरैया के बारे में है। गौरैया ज़्यादातर घरों के किसी कोने में घोंसला बनाती है। गौरैया जो पक्षी है ये घर के किसी कोने में घोंसला बनाने का काम करता है। फिर कबूतर कहाँ घोंसला बनाता है, तो कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में कहीं भी अपना घोंसला बनाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे बसंत गौरी भी एक प्रकार का छोटा सा पक्षी है और बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, टुक टुक का आवाज़ ये निकालता है। ये बसंत गौरी पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखते हैं। फिर दर्जिन चिड़िया, ये भी बहुत छोटा सा चिड़िया है। दर्जिन चिड़िया यह अपनी नुकीली चोंच से जो है पत्ते को सीती है और उससे जो है घोंसले जैसा बना लेती है। वह इस पत्ते से बनी थैली में अंडे देती है।
यानी दर्जन चिड़िया का काम है अपने नोकीली चोंच से पत्ते को छीलकर घोंसला बनाना और उसी में जो है उसी थैली में अंडे देना। अगला शकरखोरा, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। शकरखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला, तो लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो शकरखोरा। अब है बीवर पक्षी के बारे में। सभी बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, यानी नर पक्षी जो होते हैं, नर बीवर जो होते हैं वो घोंसला बनाने का काम करते हैं, जबकि मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखभाल करती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा घोंसला बना हुआ रहता है, उसमें ही वह अंडे देती है। एक बात और कि पक्षी जो होते हैं उनका काम केवल अंडा देना होता है और अंडे देने के लिए जो है घोंसला बनाते हैं बस। और जब अंडों से बच्चे का जन्म हो जाता है तो उनको घोंसला से कोई मतलब नहीं होता, वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। सिर्फ अंडे को सेने के लिए वो घोंसला बनाने का काम करते हैं। अब जानवरों के दांत के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे जानवर के दांत के बारे में देखेंगे। जानवरों के दांत। गाय के आगे का दांत जो होता है छोटा होता है पत्ते को काटने के लिए। गाय का छोटा दांत पत्तों को काटने का काम आता है। फिर घास चबाने के लिए पौधों के दांत चपटे और बड़े होते हैं। सॉरी, ये जो होता है जानवर के बारे में यहाँ लिखा हुआ रहना चाहिए, कुछ गलत हो गया। दांत जो होता है चबाने के लिए जो दांत होता है वो चपटा होता है और बड़ा होता है। अब देखते हैं बिल्ली के दांत के बारे में। बिल्ली का जो दांत होता है यह भी बहुत नुकीला होता है और बिल्ली चूंकि मांस खाती है तो मांस को काटने में इसका नुकीला दांत काम में आता है। सांप के दांत तो होते हैं नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि निगल जाता है। यानी दांत से चबाना चाहिए लेकिन यह चबाता नहीं है। सांप अपने शिकार को चबाता नहीं है, सीधे निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी दांतों से कुतरते और काटते रहते हैं जिसके कारण इनका दांत जो हमेशा घिसते रहता है। फिर है बीमार व्यक्ति को जब दस्त या उल्टी होती है तब शक्कर का घोल पिलाया जाता है। यह बहुत ही बेहतर उपचार है। कर्नाटक के बारे में है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव, कर्नाटक का एक होलगुंडी गांव है। इसमें लोगों को पानी की कमी की आदत झेलनी पड़ गई थी। पानी का वहाँ बहुत सारा जो है झेलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। बारिश के दिनों में कुआं में पानी रहता था, बस बारिश के दिनों में केवल। इस गांव के पंचायत की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, पानी को एकत्रित करने का काम करते हैं। और वहाँ के बच्चे, और पंचायत का नाम क्या है? पंचायत का नाम है भीमा संघ। भीमा संघ बहुत ही अच्छा नाम है, भीमा संघ। और इस संघ के बच्चों ने वहाँ की पानी की समस्या को ठीक कर दिया, बहुत ही सराहनीय काम किया। आगे बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है, बरगद के पेड़ में जो लंबा लंबा लटकते हुए आप लोगों ने देखा होगा, वह क्या होता है? असली में इसकी जड़ होती है। वो जो लटकन होती है बरगद के पेड़ में, इसकी जड़ होती है। वे टहनियों से तो निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, यानी टहनी से ऊपर से निकलती है और नीचे जाती है। ये मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती है। पेड़ को सहारा देना इसका काम होता है। ये लटकनें जो होती है बरगद के पेड़ की, ये इसको सहारा देती है। अब एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। आप लोग प्रश्न बैंक जो है उसमें देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है, बड़ा ही अजीब पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई जो होती है वो दीवार के बराबर होती है और पत्तियां जो होती है बहुत ही कम होती है इसमें। रेगिस्तानी ओक जो एक ऑस्ट्रेलियाई
एक पेड़ है, इसमें पत्तियां बहुत कम होती है, इसकी जड़ें इतनी लंबी होती है, इसकी जड़ें इतनी लंबी कि 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दें, इतनी गहरी जमीन में जाती है। यानी 30 पेड़ को जब एक साथ जमीन पर लिटाया जाए तो जितना लंबा होगा उतना ही गहरा जो है इनकी जड़ें होती है। इसकी जड़ें नीचे पानी तक पहुंच जाती है, नीचे जो भूमि से जो जल प्राप्त होता है उस जल को छूने लगती है इसकी जड़ें, और यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। ये जो जड़ होता है जो नीचे तक जाता है, नीचे से इसमें इस जड़ के माध्यम से पानी आता है ऊपर तक, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये रेगिस्तानी ओक होता है, इस ओक के जो जड़ होते हैं ये नीचे से पानी लेकर के ऊपर तना में आते हैं, और लोग वहाँ के जो पानी की किल्लत झेलते हैं वो क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए एक पतला सा पाइप डाल देते हैं उसमें। आगे बात करते हैं बिहू। बिहू एक प्रकार का त्यौहार है असम राज्य में। बिहू का त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार किससे संबंधित है, तो ये असम राज्य से है, और चावल के कटनी जब होती है तो उसमें यह पर्व मनाया जाता है। उरुका। उरुका उरुका क्या होता है, बिहू जो एक त्यौहार है इसके पिछले शाम को जो है उस शाम का नाम है उरुका। इसमें गांव के लोग जो होते हैं एक साथ खाना खाते हैं। अब चावल के प्रकार के बारे में है, बोरा और चेवा। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, और वहाँ पर जो है असम में ताओ कड़ाही को कहा जाता है, जिसमें सब्जी बनाई जाती है और भी बहुत चीज़ बनती है। उस कड़ाही का नाम है इस असम की भाषा में ताओ। और उस बिहू के त्यौहार के बारे में है कि बिहू त्यौहार पर ज़्यादातर औरतें पीले कपड़े पहनती है। भेला घर लकड़ी से बनाया जाता है, फिर जलाया जाता है। ये भेला घर उसी त्यौहार में है, एक त्यौहार का ही एक परंपरा है कि उसमें भेला घर बनाया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। जैसे होली में होता है, होलिका दहन होता है, उसी तरह से ये घर को बना करके उसका दहन किया जाता है। सभी लोग जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छी परंपरा है। सभी औरतें बिहू नृत्य करती है, बिहू नृत्य करती है असम की महिलाएं। अब देखिए गुरुद्वारे के बारे में है। गुरुद्वारे में कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे में जो भोजन करवाया जाता है आपको पता होगा, उसको लंगर कहा जाता है। अब बात करते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में एक बहुत ही एक ऐसा जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है पोचमपल्ली। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। पोचमपल्ली जगह का भी नाम है, और वहाँ पर जो बुनकर हैं लोग कपड़े बुनने का काम करते हैं, उस कपड़े का नाम भी जो है पोचमपल्ली है। बहुत ही सुंदर और अनोखी है। पोचमपल्ली की तरह ही भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है, और इस चीज़ के नाम पर उस इलाके का नाम मशहूर हो जाता है। आगे बस कुछ देर का और वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को, पिता का छोटा भाई यानी अंकल, चाचा को चिटप्पन कहा जाता है मलयालम भाषा में। उसी तरह से कुंजम्मा जो है पिता के छोटे भाई यानी कि चाची को कहा जाता है। चाचा को चिटप्पन और चाची को मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है। अब अबू धाबी के बारे में बात करते हैं। अबू धाबी और आसपास के देश। अबू धाबी जो देश है यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में बहुत ही कम बारिश होती है, ये रेगिस्तानी इलाका है इसलिए कम बारिश होती है। चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, पेट्रोलियम होता है। पेट्रोल वहाँ आसानी से मिलता है, और पेट्रोल इतना सस्ता होता है कि वह पानी से भी कम जो होता है, वो पानी भी उसके सामने में बहुत ज़्यादा महंगा होता है।
और यहाँ केवल खजूर के पेड़ होते हैं। रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पेड़ तो उगते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ वहाँ खजूर के ही पेड़ होते हैं। अबू धाबी में चलने वाली मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। एक बार पूछा भी गया है। अबू धाबी में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है दिरहम। उन पर वहाँ के अरबी भाषा में लिखा होता है, अरबी भाषा में दिरहम लिखा होता है। ज़्यादा गर्मी के कारण वहाँ के लोग जो होते हैं वो ढीले ढीले सूती वस्त्र पहनते हैं। अबू धाबी के लोग, गर्मी होती है जो कि रेगिस्तानी इलाका है, बालू ही बालू होता है। बस थोड़ा सा और बचा है कि केरल में तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि गरम मसालों को उगाया जाता है। केरल में राजौरी जिला जम्मू कश्मीर में आता है। वहीदा प्रिज्म यहाँ की रहने वाली है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर है। ये चौथे क्लास की एक चैप्टर, अंतिम चैप्टर से लिया गया है। अंतिम चैप्टर जो है उसका अंतिम चैप्टर शायद उसका है दूर देश की बात शायद, तो इसी से ये लिया गया है। देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर है ये वहीदा, और भारतीय नौसेना में ये डॉक्टर है। तो यहीं पर क्लास 4th का जो पूरा नोट्स है ये ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, कुछ बहुत धीरे धीरे मैंने बनाया है, धीरे धीरे समझाने का प्रयास भी किया है। आप लोग इसे एक बार लिख लें, बहुत ही अच्छा होगा, और उम्मीद है इससे आपको अच्छे मार्क्स से स्कोर करने में बहुत ही सहूलियत होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।